बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ इज मोनिका सिंह एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद मोनिका। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या और उसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो हम पहले ये समझेंगे कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको बोला क्यों गया है। तो जीरो है यानी कि जीरो का कुछ ना कुछ लेना देना है। तो सीधी बात ये होती है कि अपन क्या बोलेंगे इसमें कि जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, यानी अभिकारक से उत्पाद बनता है। तो अपन बोलेंगे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है यानी कि जो सांद्रता होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ ये क्या है। देखिए, कोई रिएक्शन ए है जिससे क्या बन रहा है, पी बन रहा है। कोई रिएक्शन ए है जिससे क्या बन रहा है, पी। तो अपन क्या बोलेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है जिसे अपन क्या बोलते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, अभिक्रिया का वेग। तो ये जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन जो ये ए है इसकी कंसंट्रेशन की जीरो पावर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बात समझे? इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और दूसरा अपन इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट depend on concentration of reactant. ठीक है, rate of reaction does not depend on the concentration of reactant. This is known as this is known as zero order of reaction. Simple. Rate of reaction does not depend on concentration of reactant. This is known as the zero order of reaction. जीरो बोला ही क्यों गया है, क्योंकि जो रिएक्टेंट ले रहे हो उसकी कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इसको अपन हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि क्या बनेगा बेटा, अभिक्रिया का वेग क्या होता है बेटा, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इस अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे पहले से ही। अब इसके हम क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखो एग्जाम्पल में मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल बता दे रही हूँ। तो कौन कौन से हो जाते हैं बेटा, एक तो हो जाता है H2 + Cl2। H न्यू के प्रेजेंस में क्या बनता है बेटा, 2HCl बन जाता है। दूसरा रिएक्शन जो होता है, अमोनिया का डिसोसिएशन हो जाता है किसमें, N2 और H2 में। तो इसमें लिख देंगे 3 और इसमें लिख देंगे हम क्या, 2। हो गया, बैलेंस हो गया 2 और ये 6। और तीसरा भी रिएक्शन लिख सकते हैं, इसका HI का भी डिसोसिएशन आ जाता है, जिसमें H2 + I2 आप लिख सकते हो। तो आप एग्जाम्पल में दे सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई है। देख लीजिए जरा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का सिंपल। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, शून्य है यानी जीरो है। तो जीरो का मतलब है कि जो रिएक्टेंट है वो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करने वाली। ठीक है, कितना भी रखो, कुछ भी रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन भी कर ले रहे हैं। पूरा शून्य कोटि कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सारी कंप्लीट होने वाली है आज इस वीडियो में। देखो डेरिवेशन के लिए अपन क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए। इस तरीके से लिख देंगे इसको। ठीक है, और दूसरा अपन क्या बोलेंगे, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ROR लिख सकते हैं। तो सिंपल लिख दे रही हूँ मैं, ROR प्रोपोर्शनल लगा है। हमेशा प्रोपोर्शनल हटाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, प्रोपोर्शनल हटाओगे, आपने ये कांस्टेंट लगा दिया, ये लगा दोगे। प्रोपोर्शनल हटा के अगर इक्वल लिख रहे हो तो आपको प्रोपोर्शनल ये
K लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आप इसको ऐसे के ऐसे रख दोगे। अब आप जाते हो किसी भी चीज के ऊपर, जब 0 की पावर आ जाती है उस पूरे की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। किसी भी चीज के ऊपर जब 0 पावर आता है तो वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, R1 इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व ये लिख देंगे, आपको याद रहे कि जो A0 आपने कर दिया है उसका वैल्यू क्या है 1 है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है और इसको बनाएंगे हम इक्वेशन 1। अब ये तो हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से कैसे कहते हैं, हम कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता में चेंज करेंगे और हम टाइम में चेंज करेंगे, उसके अपॉन में, मतलब ऐसे नहीं। देखो अपन क्या बोलेंगे, जितना टाइम निकल गया और उसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है उसी को अपन क्या बोले, मतलब टाइम, मतलब कितने टाइम में कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है उसी को अपन क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा बेटा, ROR। हम किस में चेंज ले रहे हैं, हम यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं, ए से क्या बन रहा है बेटा, P बन रहा है। ए से क्या बन रहा है, P। ए है हमारा रिएक्टेंट, P है हमारा प्रोडक्ट। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन हम इसका रिएक्टेंट का ले रहे हैं, रिएक्टेंट का ले रहे हैं, तो अपन क्या लगाएंगे बेटा, देखो हम इसका चेंज ले रहे हैं, ठीक है। इसका चेंज ले रहे हैं तो पहले ज्यादा था फिर कम हो गया, ज्यादा था कम हो गया, इसलिए अपन क्या लगाना पड़ेगा, हमको माइनस लगाना पड़ेगा। तो हम लगा देंगे माइनस, और ये क्या है A और ये क्या है कंसंट्रेशन, तो A की कंसंट्रेशन हम इस तरीके से शो कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन होता है, मैं इसको अभी मिटा दूंगी, मैं आपको बस याद कराने के लिए कर रही थी, इसको याद रखने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, हम इसमें माइन्यूट लेंगे। तो माइन्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, क्या आएगा बेटा, चेंज का DA, ये आ जाएगा चेंज इससे, ठीक है। माइन्यूट चेंज लिया है हमने, और दूसरा अपन क्या बोलेंगे DT, ठीक है। मतलब जितने छोटे से टाइम में क्या हुआ है, कितना कंसंट्रेशन में छोटा सा चेंज हुआ है उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। ये मैंने बस आपको लर्न करने के लिए लिख दिया था, ठीक है। ये अपन कैसे लिखेंगे, तो चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन द टाइम। तो अपन ROR ये लिखा, एक ये निकाल लिया, एक ROR हमने क्या से निकाल लिया, माइनस DA अपॉन DT। तो एक हम लिख देंगे इसको। अब देखो ROR ये है, ROR ये है, यानी कि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन क्या बोल देंगे बेटा, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अपन दोनों को इक्वल करके लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, DA अपॉन DT इज इक्वल टू K। अब यहाँ पे K कहाँ पे, ये माइनस कहाँ पे है, यहाँ। तो इस माइनस को मैं यहाँ नहीं लिख रही, कहीं भी लिख दो, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, DA, और ये T कहाँ चला जाएगा बेटा, इधर कर देंगे इसको, माइनस KT। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे। अब ये समझने की बात है, हम कहाँ से कहाँ तक इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो इसका करेंगे हम, कहाँ से करेंगे बेटा, देखो ये है हमारा A0 और ये है हमारा AT, और ये है हमारा 0 और ये है हमारा T। अब ये चीज कहाँ से टपक आई, तो A0 क्या होता है बेटा, A0 होता है इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता, और AT क्या होता है, T समय के बाद आप जब देखोगे ना कि कितनी बची, वो वाली कंसंट्रेशन, यानी कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन से रिमेनिंग। अब देखो उसी हिसाब से हमने टाइम लिखा है कि जब टाइम कुछ नहीं था, स्टार्ट ही नहीं हुई, तो ये 0 है, टाइम 0, और यहाँ पे टाइम जितना टाइम हो गया उसमें कितनी ही ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि यहाँ पे क्या लिख दिया हमने बेटा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, देखो एक मिनट रुको, हम क्या करेंगे, जब T बराबर 0 है तो A बराबर क्या है बेटा, A0, और जब T बराबर T है, यानी आफ्टर टाइम T लिख देती हूँ, T बराबर क्या, आफ्टर टाइम T लिख दे रहे हैं अपन। तो अपन कहेंगे आफ्टर टाइम T, आफ्टर T, तो ये A बराबर क्या हो जाता है बेटा, आफ्टर टाइम क्या हो जाता है, ये AT हो जाता है, ठीक है, AT, ठीक है। बात समझ में आई, इसको बाद में एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। T बराबर 0 तो A बराबर A0, जब स्टार्टिंग नहीं हुई है रिएक्शन होने की तो A बराबर A0 लिख दिया है, जब स्टार्टिंग हो गई है हम चेक कर रहे हैं कि भाई इतने टाइम में अब कंसंट्रेशन हमारी कितनी बची है रिएक्टेंट की, तो A बराबर AT रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन बोल देंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग का मतलब बची हुई सांद्रता,
प्रारंभिक सांद्रता और ये कौन सी है बेटा, बची हुई सांद्रता। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे थे, इन दोनों का कर रहे थे, इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो क्या आएगा, ये देखो डी ए है, ए का इंटीग्रेशन, जब डी ए का इंटीग्रेशन आप करते हो तो क्या आता है, ए आ जाता है। डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो ए आ जाता है, लिमिट वहीं की वहीं रखो। अब यहाँ पर पुट नहीं कर रहे, ए टी और ये ए नॉट, और इधर करोगे तो क्या होगा, के तो कांस्टेंट है, तो जब के कांस्टेंट है तो के तो आ जाएगा माइनस के साथ बाहर, माइनस के साथ बाहर, और टी का क्या आएगा, टी का तो टी ही आएगा, इसको भी टी, इसको भी जीरो। अब हम लिमिट लिखते हैं, लिमिट लिखते हैं तो अपन कैसे लिखते हैं बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जो ए है एक बार इस तरीके से लिखा जाएगा, फिर माइनस लिखा जाएगा, फिर इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अपन क्या लिख दे, ए टी लिख दिया, फिर माइनस ए को हमने इस फॉर्म में लिखा ए टी, फिर इसको लिखा ए नॉट और इज इक्वल टू हम माइनस के, और देखो टी वी किस तरीके से लिखेंगे, के टी, क्योंकि अब तुम इसको लिखोगे ऐसे करके तो वो क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। लिखो, हटा दो, कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी, मैं हटा दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। हमें के चाहिए, के कौन है, अब के कौन है भाई, ये है हमारा रेट कांस्टेंट, जैसे हम बोलते हैं वेग नियतांक। अब रेट कांस्टेंट को हम माइनस तो हमें चाहिए नहीं, जो रेट कांस्टेंट है वो माइनस तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए वो प्लस में, तो अपन जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ क्या लगाएंगे, हम माइनस में माइनस का दोनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का। ठीक है, तो अपन इसको इधर लिख ले रहे हैं, डायरेक्ट भी कर देते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, कुछ बच्चों को मे भी समझ में ना आया इसलिए मैं लिख देती हूँ दोबारा से, लिखने द्वारा लिखने की जरूरत नहीं थी, पर ठीक है। अब ये देखिए आ गया हमारा आंसर, के इज इक्वल टू क्या हो गया, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी, हो गया ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। इसको और सुंदर तरीके से लिखना है तो 1/t, ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा 1/t ऐसा लिख दे रहे हैं, और ये क्या, अच्छा ज्यादा ही सुंदर हो गया ये, एक मिनट रुक जाओ, ज्यादा ही सुंदर बना दिया मैंने इसको, एक मिनट। अब देखो 1 और ये हो गया t, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस ए टी। तो आपको सारी चीजें पता है, चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे कौन सी मैंने वैसे यहाँ लिख दी थी, पर यहाँ पे फिर से चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे के कौन है बेटा, के है हमारा, इसको ऐसे लिख दो, ये निकल आया हमारा, डेरिवेशन हो गया इसका, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट बोर्ड के एग्जाम्स में इसका जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी डेरिवेशन पूछा गया है, मैंने पेपर देखे थे, यूपी बोर्ड के देखे थे स्पेशली, तो आप देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। तो के बराबर क्या होता है, रेट कांस्टेंट हो जाता है, टी बराबर टाइम हो जाता है, टाइम हो जाता है, ए नॉट बराबर क्या हो जाता है, तो आप सीख गए होंगे भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन, हिंदी में भी लिखते हैं भाई वेग नियतांक या स्थिरांक, नियतांक, और इसको टाइम तो तुम जानते ही हो, इनिशियल कंसंट्रेशन को अपन क्या बोल देते हैं बेटा, प्रारंभिक सांद्रता, और इसको ए टी को अपन क्या बोलेंगे, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, जिसे हम बोलते हैं शेष सांद्रता। तो एक बार आप देख लीजिए हमने क्या किया, दो चीजों को बराबर रख दो, उसके बाद इन दी एंड आप सॉल्यूशन निकाल ही लेते हो। तो दो चीज बराबर कौन सी रखनी है, दोनों चीज रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर में होती है। तो पहला क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो ए के कंसंट्रेशन की 0 पावर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसको लिख दो, यहाँ से निकालोगे तो ये के आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाता है बेटा 1, तो ये आ जाता है। अब यहाँ से अपन डेफिनेशन से ले लेते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन क्या कहती है कि जो चेंज में कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है, जो टाइम में चेंज होता है, मतलब कितने टाइम में कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है, कितने टाइम में कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है, उसी को अपन क्या लिख देते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं। तो एक हमने ये ले लिया, एक हमने ये ले लिया, इन दोनों को इक्वल करके तुम बना लो आराम से, फिर ये पूरा सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।